देखो इसके पहले टाइप ऑफ सेल बता दिए थे, ठीक है। टाइप ऑफ सेल में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो नहीं है तो दो क्वेश्चन अभी हम रखेंगे आपके सामने। हाँ, दो क्वेश्चन रखेंगे और ये दो क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो समझ जाएंगे कि आपको जो पढ़ाए थे वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। छोटा कीजिए तो पतला कीजिए। नील हरित शैवाल में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा? सबको बात समझ में आई? दे रहे हैं, उतारे हो, इसको मिटाएं। जीवाणु में पाए जाने वाले कुछ सूत्र होते हैं। ऑप्शन देखो, गोल, बी में नग्न, सी में एकल, डी में सभी। सोच के बताओ। क्योंकि बैक्टीरिया में जो जीवाणु होता, बैक्टीरिया को या जीवाणु को, बात देखिए, अंग्रेजी में बैक्टीरिया, हिंदी में, और उसमें जो डीएनए पाया गया वही डीएनए उसका क्रोमोसोम से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इतना सा बात अगर आपको क्लियर हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पढ़ाई हो रही है वो आपको सब समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, टीका की संरचना। और कौन कौन संरचना है आज थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए इत्मीनान से लिखो, ठीक ना। पहले आपको समझा दें कि कौन कौन से इसकी संरचना है, उसके बाद एक एक संरचना को समझा देंगे और लिखा देंगे, ठीक है। और इस संरचना से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। यदि आप लोगों को संरचना दिमाग में है तो उसके बाद वाला टॉपिक बताएं। नहीं आज तो देखो, सेल दो प्रकार के हो गए, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू।
प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, आप लोग जो फिगर बनाइएगा ना, कॉपी लो, ऐसे कॉपी लीजिएगा, ऐसे नहीं, कॉपी ऐसे रखिएगा, और यहां पर बनाइएगा प्लांट सेल, यहां बनाइएगा, बीच में ज्यादा जगह रखना है और किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा जगह रखना है। इसका कारण यह है कि जो कॉमन कोशिका का अंग होगा उसको कहां रख देंगे, जो केवल इसमें रहेगा उसको किनारे, जो केवल इसमें रहेगा उसको, ठीक है, ठीक है ना। आप देखो यहां ये दो सेल हमने बनाया, ठीक है, हाँ बनाइएगा, पहले देखो ना, ये जो देख रहे हो ये चारों तरफ से देखो दीवार से घिरा हुआ है और इस दीवार का नाम है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या नाम है? ठीक इसके अंदर जो है एक पतली झिल्ली है, तो एक तो पतली सी झिल्ली है, देखो तो ये अंदर की ओर है, ये जो अंदर की ओर है ये पतली सी झिल्ली, और इसमें बाहर से चारों तरफ, ठीक है, ये अंदर से है सेल वाल के अंदर, और ये है बाहर, और इस झिल्ली का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहोगे प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां एक क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण और एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण और प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण। अब आइए इसके रचना के बारे में। सेल वॉल जो है, यह सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज का। किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। अब कहोगे कि सेल्यूलोज होता क्या, तो सुन लो पहली बात, पौधा भोजन बनाता है किस रूप में, ठीक है, तो पौधा का संश्लेषित पदार्थ, पौधा द्वारा संश्लेषित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, पौधा द्वारा संश्लेषित पदार्थ, पौधा द्वारा उपयोग किया गया पदार्थ ग्लूकोज, पदार्थ जो पौधा यूज करता है उस पदार्थ का नाम है ग्लूकोज। पौधा द्वारा संचित पदार्थ, पौधा किस रूप में संचित किया? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? तो पौधे द्वारा संचित पदार्थ, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ, पौधे द्वारा उपयोगी पदार्थ, और पौधा जिसको उपयोग में नहीं लाया, पौधा द्वारा अनुपयोगी पदार्थ सेल्यूलोज। पौधा जिस पदार्थ का उपयोग नहीं करता उसका कन्वर्सन किसमें कर दिया? तो सेल्यूलोज पौधा का मृत पदार्थ, ठीक है, और इसी से बना होता है क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। किससे बना हुआ है? सेल वॉल किससे बना है? और सेल्यूलोज जीवित पदार्थ है कि मृत पदार्थ? यही कारण है कि सेल वॉल कड़ा और कठोर होता है। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जो है वह बना हुआ है लाइपोप्रोटीन, और लाइपोप्रोटीन में दो चीज है, एक है लिपिड और प्लस प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है वसा, फैट, और लिपिड क्या है? जीवित पदार्थ। लाइपोप्रोटीन जीवित पदार्थ है, इसलिए कोशिका का झिल्ली मुलायम और लचीला है। तो जंतु की कोशिकाएं जो बनी हुई है उसमें प्लाज्मा झिल्ली है। वह प्लाज्मा झिल्ली किसका बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड का। ई किसका बना हुआ है? तो किसका अंग कठोर होगा? प्लांट का कि एनिमल का? और मुलायम। आप बताइए, किसी जंतु को छुइएगा और किसी पौधा को छुओ, कड़ा कौन लगेगा? एक दिन क्लास में बताया, एक आया मुंह हाथ फोड़ फाड़ के कहा कि सर आप कहते कि जंतु को छुइएगा मुलायम लगेगा, अब देखिए ना सर हम छुए हैं, आई हाल हो गया। हम करें का छू लिया कि जानवर तुम्हारा ये हाल कर दिया? सर जो कहा कि सर जो छुए थे वो कड़ा था। हम कहे कि और गड़बड़ किया। अब कह रहे कहा छू गया जंतु का? कहा कि सर सिंह छुए थे। अब करेगा तो मृत पदार्थ है। नहीं, सिंह किसी से बना हुआ है? मृत का। तो मृत तो कड़ा होगा ही होगा।
लेकिन उसका त्वचा छुओ, उसका शरीर छुओ, उसका गाल छुओ, मुलायम नहीं लगेगा। नहीं तो चलिए हेडिंग डालिए सेल वाल। अब पेज पलटो, पेज पलट के लिखो सेल वाल। हाँ, अरे इतना देर में गाने सुन रहा था सब। जल्दी बनाओ, जो नहीं बनाया जल्दी बनाइए। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली देखो दोनों में दिखाया ना, नहीं प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली देखो दोनों में दिखाया ना, नहीं प्लाज्मा झिल्ली आपको दोनों में, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में दिखाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लिखिए ये सेल वाल जो है वह बना हुआ है सेल्यूलोज का। सेल वाल बना हुआ है और सेल वाल से ठीक सटा हुआ एक पतला सा झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली है वह लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। सेल्यूलोज मृत पदार्थ है, ठीक है, और लाइपोप्रोटीन जीवित पदार्थ है। यही कारण है कि सेल्यूलोज के कारण सेल वाल कठोर और गड़ा होता है और यह मुलायम और लचीला होता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए सेल वाल। कोशिका भित्ति, हिंदी में लिख लेना कोशिका भित्ति। या केवल कोशिका भित्ति या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अरे सॉरी नहीं, या केवल पादप कोशिका में, या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो सेल्यूलोज नामक मृत पदार्थ का बना होता है। यही कारण है कोशिका भित्ति कड़ा और कठोर होता है। नीचे से कोशिका भित्ति का मुख्य काम, नहीं उस नीचे से लिखो ना। कोशिका भित्ति का मुख्य काम कोशिका की सुरक्षा करना तथा एक निश्चित आकार देना, हो गया। अब दूसरा लिखो प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली 2 नंबर में। देखो प्लाज्मा झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। परंतु प्लांट सेल में यह कोशिका भित्ति से सटे हुए अंदर की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण होता है। पैराग्राफ चेंज करके प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण
लाइपोप्रोटीन नामक जीवित पदार्थ से हुआ। लाइपोप्रोटीन नामक जीवित पदार्थ से हुआ जिसमें लिपिड ब्रैकेट में फैट मतलब वसा और प्रोटीन पाया जाता है। फिर नीचे से लिखिए अगला पॉइंट। जब प्लाज्मा झिल्ली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब प्लाज्मा झिल्ली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह 3 स्तरीय दिखे। 3 स्तरीय 3 लेयर्ड जिसके सबसे बाहरी दोनों आवरण प्रोटीन का, जिसके दोनों बाहरी आवरण प्रोटीन का और बीच वाला लिपिड अर्थात वसा का बना हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा गया ना, तो देखा क्या, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा, तो देखा क्या कि इस 3 झिल्ली नजर आई। ठीक है, इसमें 3 झिल्ली नजर आई। बीच वाला जो झिल्ली था, वह झिल्ली ये किसका नजर आया? प्रोटीन का। ये किसका नजर आया? और बीच वाला लिपिड का नहीं। प्लाज्मा झिल्ली कितने स्तर के दिखाई दिए, लेकिन किससे दिखाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बाकी से नहीं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था इसमें 3 है। एक विद्वान ने तो कह दिया, देखने से ऐसा लगता है कि एक नदी का 2 किनारा है और बीच में आइसबर्ग बह रहा है। किनारे नदी का किनारा हुआ और आइसबर्ग कहलाता है बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा। तो किनारा की कल्पना किससे किया? प्रोटीन से। और आइसबर्ग की कल्पना किससे किया? लिपिड से। ठीक है, अब लिखो इसका कार्य, प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य। इसका मुख्य कार्य अच्छे पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजना और बेकार पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना है। यह ऐसे पदार्थों का आवागमन करता है जो आयन के रूप में ऐसे पदार्थों का आवागमन करता है जो आयन के रूप में हो। अब नोट में लिखो, प्लाज्मा झिल्ली को, नोट में लिखिए ना, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या अर्धपारगम्य अंग्रेजी हो गया सेमी परमिएबल या चयनात्मक झिल्ली या सेलेक्टिवली देखा। प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा गया है? तो प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम, फिर अगला नाम चयनात्मक
अब देखो एक बात, ये कह रहा है कि आयनिक पदार्थ का आवागमन करेगा। आयनिक पदार्थ समझ में आते हो? अच्छा, आयनिक पदार्थ कहलाता है जिस पर आवेश हो, जिस पर आवेश हो, प्लस या माइनस, यानी कि चार्ज हो। ठीक है, मान लिया जाए कि हमको इस कोशिका के अंदर सोडियम क्लोराइड भेजना है। सोडियम क्लोराइड क्या है? अब ये नमक कोशिका को चाहिए। अभी नमक पहुंचा, कहा कि भाई हमको अंदर जाने दीजिए, अंदर जरूरत है। झिल्ली कहा कि हमारे पास में जो छिद्र है बहुत छोटा छोटा है और आप कंपाउंड है, ये कंपाउंड जा नहीं पाएगा। कहा कि हमको जरूरत है, अंदर जाना पड़ेगा। तो कहा कि तब इसके लिए उपाय यह है कि आप टूट जाइए। नहीं, जैसे अभी दरवाजा से पलंग ले आना है, कैसे लाओगे? हाँ, अरे वाह। तो उसी तरह से कि क्या होगा, सोडियम क्लोराइड टूटेगा, और टूटेगा तो किस में बन जाएगा? अब ये अंदर जाएगा। अब अंदर जाने के बाद फिर ये कंपाउंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, अभी कहेगा कि भाई हमको जल्दी निकालो, यहां जरूरत है, कैसे निकल रहे? तब कहेगा कि ऐसा करो, तुम टूट जाओ, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। तो कैसे पदार्थ का आवागमन करेगा? आयनिक, यौगिक में तो नहीं करेगा। क्या यही कारण है कि इसका नाम पड़ गया अर्धपारगम झिल्ली। आर पार करता है लेकिन सभी को आर पार होने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अर्धपारगम झिल्ली। इसको चयनात्मक झिल्ली भी करते हैं, यह सिलेक्शन करता है किसको जाना है और किसको, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चयनात्मक झिल्ली। समझ में आया? तो हमको बताओ कि प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में पाया गया कि पादप कोशिका में कि दोनों में? दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट ये सेल वाल केवल प्लांट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब तो पूरा मिट जाएगा ना? फिर आ जाएगा। जोड़ा फिर से बना देते हैं। ठीक है, अब आपके पास फिगर बनाई हुआ है। देखो यहां आप क्या देखोगे कि इसका दूसरा अंग जो आपको दिखाएंगे, इसमें इसको कहोगे न्यूक्लियस, केंद्रक, और इस केंद्रक में देखो तो बीच में कोई टिप जैसा लग रहा है। ठीक है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो हेडिंग डालो न्यूक्लियस, लिखवा देते हैं तब समझा देते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी हो गया केंद्रक। खोजकर्ता लिखकर डैश दो। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन लिखो। केंद्रक सभी प्रकार के कोशिकाओं में, केंद्रक सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। हो गया? मैं नीचे से लिखो, केंद्रक में
पाई जाती है, जिसे जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। हिंदी हो गया केंद्रिका। नीचे से लिखिए, केंद्रक में NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखो केंद्रक में स्पेलिंग बता दिए हैं। देखो केंद्रक में मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। जो केंद्रक जो कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वयन कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। यही कारण है केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर प्रारंभ से लिखिए, न्यूक्लियोलस केंद्रिका में RNA पाए जाते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नोट में लिखो, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जिसका अंग्रेजी होता है प्लास्टिड्स। हाँ, अंग्रेजी लिख लेना, प्लास्टिड्स, लवक में DNA पाए जाते हैं, जो कभी कभी देखा जाता है। तो DNA मुख्य रूप से कहां पाया गया? अच्छा, केंद्रक के अलावा कभी कभी कहां मिल सकता है? माइटो या यही ना प्लास्टिड है जिससे हरित लवक, नहीं वर्णी लवक, अवर्णी लवक बनता है। ठीक है, तो परीक्षा में रहता है कि बताइए DNA केंद्रक के अलावा और कहां पाया गया? ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा गया? आप देखो, एक फिगर आप बनाइएगा अपने फिगर में। अच्छा, इसके पहले सेल का प्रकार बता दिया था, नहीं आया था उसे। देखो, दो तरह का सेल होता है। एक ऐसा सेल जो केंद्रक युक्त होता है, ठीक है, और एक ऐसा जिसमें केंद्रक, तो जो केंद्रक नहीं होता वो पहले आया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था प्रोकैरियोटिक। में केंद्रक नहीं होता। अगर होगा भी तो अविकसित होगा, लेकिन जब बाद में डेवलपमेंट हुआ जो आया वह यूकैरियोटिक है। ठीक है, किसी से नोट्स ले लीजिएगा, फोटोकॉपी करा के उसको उतार लीजिए, क्या लिखवा दिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों का डिफरेंस लिखवा दिए। ठीक है, अब देखो फिगर बनाइएगा। देखो यहां ऐसे फिगर बनाना, जहां फिगर बनाया वहां बनाइए। हाँ, फिगर बार बार नहीं बनाना है, जो फिगर आप बनाया है ना उसी में सबको दिखाइए।
हिंदी लिख लो, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। अरे याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। अब फिर क्या सर? अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालो, शॉर्ट में लिखो ER, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ई से इंडोप्लाज्मिक, ER से रेटिकुलम, ठीक है, ER, हो गया। और इसके खोजकर्ता जो थे उनका नाम है पॉटर, PORTER, पॉटर, खोजकर्ता पॉटर। पॉटर मतलब, अरे अगर उसका नाम है कूली। अब छोरो ने अगर खानदान से क्या बात करना है? दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित करना है। परीक्षा में खाली आएगा ये, होगा पूरा खानदान नहीं आएगा। खाली ये पूछ सकता है कि हाँ बताइए कि इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। देखो पॉटर का मतलब होता है, एक्चुअली में पॉटर का मतलब होता है कि वन हु वर्क ऑन पॉट। पॉट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह पर काम करने वाले व्यक्ति को पॉटर कहते हैं। बंदरगाह पर जो होता है ना सामान, उसी को कूली कहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये बेचारे कूली नहीं थे, इनका नाम है पॉटर, ठीक है। हाँ देखो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि नाम उनका होता है लेकिन काम उनका, और यो सिपाही नहीं बना लेकिन नाम है दरोगा सिंह, नहीं तो इसका मतलब भी समझ लेना कि दरोगे हैं, नहीं तो इसलिए ये बेचारे पॉटर। लिखो आगे, देखो यह एक झिल्ली नुमा, यह एक झिल्ली नुमा, हाँ यह एक झिल्ली नुमा संरचना की होती है, झिल्ली नुमा संरचना की होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक, प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक अवस्थित होता है, अवस्थित होता है। इसका मुख्य काम, इसका मुख्य काम केंद्रक को बाहर से अच्छे पदार्थ देना, केंद्रक को बाहर से अच्छे पदार्थ देना तथा केंद्रक से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना है। यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। यह कोशिका में यांत्रिक मजबूती देता है, यह कोशिका में यांत्रिक मजबूती देता है, यांत्रिक मजबूती देता है। यही कारण है ER को कोशिका का कंकाल कहा गया है, कोशिका का कंकाल कहा गया है। स्केलेटन ऑफ द सेल क्या कहा गया है? कोशिका का कंकाल कहा गया है, ठीक है। नोट में लिखो, कुछ ER पर बिंदु की तरह संरचना पाई जाती है। इस बिंदु नुमा संरचना को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। और इस ER को रफ ER कहते हैं, रफ ROUGH, रफ ER कहते हैं, ठीक है। रुकना, अब देखो आपने देखा क्या कि ER दो प्रकार के हो गया, ठीक
ठीक है। ई आर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। तो ई आर को आप 2 भाग में बांट दो। एक को क्या कहोगे? स्मूथ, और दूसरा रफ। अब हमको बताइए कि राइबोसोम किस पर पाया गया? स्मूथ पर कि रफ ई आर पर? रफ ई आर पर, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग डाल दो, राइबोसोम, ठीक है। हो गया? लिखो राइबोसोम, लिखा? लिखो राइबोसोम का खोज करता। जी ई पैलेडे, जी ई पैलेडे, इसी को हम लोग कहते हैं जॉर्ज ईमिल पैलेडे। जॉर्ज ईमिल पैलेडे, ज्यादा आपको पैलेडे करके आएगा, ठीक है। लिखो यह ऐसा कोशिकांग है, यह ऐसा कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह सबसे छोटा कोशिका का अंग होता है। यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ऐसे लिखो, यह राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, इसमें 2 उपभाग होते हैं, 2 उपभाग होते हैं, उपभाग 2 उपभाग होते हैं। पहला 30S 30S और दूसरा 50S, ठीक है। दूसरा लिखो 2 नंबर में 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। यह राइबोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल्स अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। इसमें 2 उपभाग पाए जाते हैं, 40S और 60S, ठीक है। अब जहां से इसको समझ लीजिए, ये राइबोसोम जो है कैसा पाया गया? बिंदु की तरह। और ये जो डॉट लाइन जो पाया गया, इसको साधारण माइक्रोस्कोप से कोई नहीं देख पाया। इसको देखने के लिए कौन माइक्रोस्कोप चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह जो 2 प्रकार का दिखाई दिया, एक का नाम क्या है? 70S, दूसरा का नाम 80S राइबोसोम। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया ना, तो ये दिखाई दिया 2 उपभाग। देखो, एक वो बड़ा दिखा है, वो छोटा वाला जो दिखा वो किसमें दिखा? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में पाएगा। और यहां से यहां तक के मेजरमेंट को जानते हो क्या कहा? और इसमें 2 उपभाग लग रहा है,
देखो छोटा एक, ठीक है, तो जो छोटा वाला था उसको क्या कहा 30s और बड़ा वाले को क्या कहा एस। बहुत छोटा सेगमेंट है, ठीक है, टुकड़ा नहीं, इसलिए अब उस पर विशेष डिटेल मत जानी, खाली आप मतलब समझ लीजिए इसका माप है। अब माप का डिटेल बताने लगेंगे तो फिर और कंफ्यूज करो नहीं, खाली आप इसको इतने जानिए कि यह एक प्रकार के माप है, यूनिट है, माप, ठीक है ना, उतना उसमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो आप 30 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन यहां तो 70 आ गया है। तो देखो यहां इसमें एक छोटा गोला है और एक, तो बड़ा गोला का कितना है, बड़ा गोला का आकर 30s, ये 50s, छोटा गोला का, और दोनों मिला देंगे तो कितना भाग इसमें कॉमन गया। और उसी तरह से इसमें देखो छोटा गोला और दूसरा क्या हो गया बड़ा गोला, तो बड़ा गोला में बड़ा गोला का यहां से यहां तक 80 और यहां से यहां तक 40 और यहां से यहां तक, तो इसमें कॉमन कितना गया, ठीक है, बस समझ आया। तो यही कारण है कि हम जहां बोलते होंगे कि अगर 70s है तो उसका उपभाग कितना हो गया 30 और 50। तो हमारे शरीर में जो कोशिका पाया गया उस कोशिका का राइबोसोम कौन सा पाया गया 70s की 80s और उसका उपभाग 40s और 60s, ठीक है। नीचे से लिखो राइबोसोम का मुख्य कार्य, अच्छा अरे काम जल्दी जल्दी करो सब, बहुत पढ़ाना है, नहीं तो फिर वही टीचर की तरह खींच खींच के भागेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक। अब कुछ कहता है कि एकदम एग्जाम में पढ़ाइए, तब वो तभी हम पढ़ाएंगे जब क्वेश्चन सेट करके परसों आएंगे तब, ठीक है। लिखो तो लिख लिया 18 के एग्जाम। अब बताओ अरे एसएससी में यही का क्वेश्चन दिया हुआ था कि बताइए कि हरित शैवाल में किस प्रकार का आरबीसी पाया जाता है। अब बताओ हरित शैवाल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया गया, ये कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। 70s की 80s माथा फोड़ देंगे, अरे हरित शैवाल पूछे हैं, नील हरित शैवाल नहीं, चल लिया। तो जब नील हरित कहोगे ना तब 70s, हरित शैवाल तो यूकैरियोटिक है, नील हरित प्रोकैरियोटिक, नील हरित शैवाल और हरित शैवाल नहीं, तर्क सा अंतर आता है, छका जाते हो। आज जब डिटेल पढ़ाने लगो तो कहेगा सभी सर एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाइए, टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, परसों क्वेश्चन सेट करके आएंगे ना तो वही खाली पढ़ा के चल जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी डिटेल पढ़ो, आगे देखो। हो गया, लिखो राइबोसोम का मुख्य काम, राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यही कारण है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखो आप क्या कीजिएगा कि फिगर आपके पास में है और इस फिगर में ऐसा ऐसा गोल गोल कहीं कहीं दिखा दो जहां आपको जगह मिले, और उसका नाम लिख देना लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम। हो गया, लिखो हेडिंग डालो लाइसोसोम। लिखो इसके खोजकर्ता लिखो इसके खोजकर्ता डुबे हैं। हाँ, अतः पूरा नाम लिखोगे तो लिखो C.D. डुबे। हाँ, C.D. डुबे का मतलब होता है क्रिश्चियन डी डुबे, क्रिश्चियन डी डुबे। परीक्षा में आएगा केवल डी डुबे का लिख करके, ठीक है। लिखो यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में
पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु कभी कभी पादप कोशिका में भी देखा गया है। यह एक थैलीनुमा संरचना की होती है। इसके अंदर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। जहां से छूट गया वहीं से पकड़ो। तरल पदार्थ पाए जाते हैं। उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जिसका मुख्य काम अवांछित पदार्थों को गला पचाकर नष्ट कर देना। कभी कभी यह स्वयं फट जाता है, विस्फोट हो जाता है, स्वयं फट जाता है और कोशिका को गला पचाकर नष्ट कर देता है। यही कारण है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या पाचक ग्रंथि या अच्छा याद देना छोड़ दें आज, चलो इत्यादि कहते हो गया। अब परीक्षा में आएगा तो हमसे नहीं पूछना सर। एटम बम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक से बोलो। आइटम बम पगल आ गया है। देखो तो इसका काम क्या है? या मुख्य रूप से कहां पाया गया? जंतु कोशिका में, लेकिन कभी कभी यह प्लांट में भी पाया गया। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है। उस तरल पदार्थ का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। प्रश्न उठता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहोगे किसे? लेकिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का माने क्या निकला? इसका हिंदी होता है जल अपघटनी एंजाइम। क्या होता है? ठीक है, अब आप हमको बताइए कि आप कभी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का नाम सुने? क्या होता है? अरे ऐसे पदार्थ हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद वह दो आयन में टूट जाए। उसी तरह से ये एंजाइम जैसे ही जल में जाएगा विघटित हो जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा जल अपघटनी। और यह किस में पाया गया? लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम समझो कि एक प्रकार का ये एक सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। लेकिन जैसे ही इस कोशिका के अंदर कुछ अवांटेड चीज आ गए, अवांछित पदार्थ आ गए, जैसे मान लिया जाए कि कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई जीवाणु घुस गया, कोई विषाणु घुस गया, कोई ऐसा पदार्थ है जो इसको जरूरत नहीं है, पहले लेकिन कहता है कि बाहर चला जाए। बाहर जाने के लिए वो कह देता है कि देखो ER के द्वारा बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि हम ना निकलेंगे, ताकि नहीं निकलोगे तो क्या करेंगे, तुमको अपने अंदर खींच लेंगे। अब उसके अंदर जब वो खींच लेता है वह एंजाइम उसको गला पचा देता है। अगर अंदर वो नहीं गया, बदमाशी किया, तो क्या करता है, ये अपने फट जाता है। और जब अपने फटेगा तो इसके अंदर का जितना भी कोशिका का अंग है सब गल पचकर नष्ट हो जाएगा। अब बताओ ये हत्यारा है कि आत्महत्यारा? क्योंकि यह खुद भी मरा और सबको मार दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आत्महत्या की थैली। और बेकार पदार्थ को क्या किया? गला बचा के नष्ट किया। इसलिए इसको क्या कहा गया है? पाचक
डाइजेस्टिव ग्लैंड। और जाकर किताब में खोल के देख लो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड टम्बम से क्वेश्चन कई बार पूछा, ठीक है। अरे एक बार तो सीजीएल में क्वेश्चन आ गया, बच्चा सब घबरा गया, अरे ये एटम बम मुकरम कहां से। अगर घबराओ नहीं, बम का काम है एनर्जी देना, लेकिन वो एनर्जी रचनात्मक नहीं, विनाशकारी होता है। ये बेचारा फटा, विनाश किया, अचुकिया फटकर विनाश करता है। अब आपके मन में आएगा ये सर फटता कब कब है? नहीं। तो इसके फटने का 3 कारण। सबसे पहला कारण, जब इसके अंदर कोई अनवांटेड चीज चला जाए जो कोशिका को पसंद नहीं, जैसे जैसे विषाणु चला गया, जीवाणु चला गया, अमोनिया चला गया, ठीक है, कोई टॉक्सिक जहरीला पदार्थ चला गया, अब उसको जरूरत है नहीं, उसका जरूरत क्या है, इसको तो बाहर जाना है, ये मलमूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन अगर नहीं निकला, जबरदस्ती किया, तो ये क्या करता है, अपने अंदर बुलाकर तोड़ता देता है। और यही कारण है कि इसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। चूंकि यह फटता, तो पहला कारण है कि अनवांटेड अवांछनीय चीजों का शरीर में प्रवेश करता। दूसरा कारण है जब कोशिका बूढ़ा हो, अब बूढ़ा हो गया कोशिका, और वह बूढ़ा कब होगा, जब आपको हम G0 फेज बताएंगे। एक G0 फेज, अब सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। तो G0 फेज एक होता है, वो आपको जब बताएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि कोशिका क्यों बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा जब कोशिका हो जाता है तो लाइसोसोम कहता है कि अब क्या करोगे राखी, तब तुम्हारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद, चल अब फटते हैं। जब फटेगा तो क्या होगा, ये सब त्वचा जो होता है देखते हो खराब हो जाता है, दुबड़ा दुबड़ा हो जाता है, एक उस समय फटेगा। और तीसरा फटता है जब कोई संक्रमण हो जाए या चोट लग जाए, भयंकर चोट लग जाए, तो चोट लगता है तो काला जैसा हो जाता है। और जब संक्रमण होता है, नहीं, वहां से पस आने लगता है। पस का मतलब क्या है, सब कोशिका सड़ गल कर वहां से गिर रहा है। नहीं, अब जहां जहां गिरता जाएगा वहां खाली होता जाएगा। नहीं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि देखो कितना पेरा है, वो मेरे को बत्ती घुसाते दवाई लगा के, कतरो बाबा चिल्लाओ लेकिन कुछ सुनते नहीं। अब वो क्या काम किया कि वही जिससे संक्रमण हुआ है उस संक्रमण को मारने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करता है। अच्छा, वो एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा, वो सारे वहां के जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, तब नया कोशिका बनेगा। उसी को कहते हैं हीलिंग ऑफ वुंड, घाव का भरना। और घाव का भर देगा, नहीं नहीं, हीलिंग ऑफ वुंड। अब हमारा घाव भर रहा है। कुछ घाव ऐसे होते हैं भर तो जाते हैं लेकिन निशान नहीं, समझ में आता है? हाँ, अगला लिखो, खाली कहानी सुनेगा सब। अभी 15 मिनट लिखो, लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल हो गया। हाँ, बोलते रहे हिंदी। बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका, लार्ज वैक्यूल। हाँ, लार्ज वैक्यूल, बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका हो गया, हो गया। लिखो, हेडिंग डालो। लुवेन हॉक खोज करता, लुवेन हॉक, ठीक है, लुवेन हॉक, बड़ी रिक्तिका लिखो, लिखो लुवेन हॉक, जो बैक्टीरिया को खोजे थे, ठीक है। देखो, या केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, परंतु कभी यह जंतु कोशिका में भी बहुत छोटे आकार में पाए जाते हैं। हो गया। यह चारों तरफ से एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। हाँ, इसको नीचे करते हैं। अच्छा,
टोनोप्लास्ट कहते हैं। हिंदी इसका टोनोप्लास्टी होगा। इसमें पाए जाने वाले पदार्थ को सेल सैप कहते हैं। सेल सैप, SAP सैप, सेल सैप कहते हैं। हिंदी भी वही होगा, कोशिका सैप, सेल सैप कहते हैं। नीचे से लिखो, इसका मुख्य काम, इसके चारों तरफ एक झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो भरा हुआ है पदार्थ उसका नाम है सेल सैप। ठीक है, लिखो लिखो, इसका मुख्य काम कुछ पदार्थों को संचित करना, जिसकी आवश्यकता नए कोशिकांगों के निर्माण के लिए होती है। नोट में लिखो, लार्ज वैक्यूल को, बड़ी रिक्तिका को पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। तो देखो, प्रश्न आपके मन में उठेगा कि प्लांट में यह बड़ा क्यों पाया गया और जंतु कोशिका में यह नहीं पाया गया? अगर पाया भी गया छोटा आकार, इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण समझ, सेल डिवीजन का रेट, द रेट ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की दर सबसे ज्यादा किसमें होगी, प्लांट में या एनिमल में? किसमें होगी? तो कोशिका विभाजन की दर प्लांट में ज्यादा होती है। जब ज्यादा होगा तो ज्यादा ना गैप होगा, इसलिए यह गैपिंग इसमें ज्यादा पाएगा। और क्या होता है हकीकत में, इसका काम सुनो, कोशिका का बेकार पदार्थ जो बाहर नहीं गया, लाइसोसोम के द्वारा ट्रीटमेंट से नहीं उचित हुआ, तो ये इसको अंदर बुला लेता है, तो बुलाकर उसको डिकम्पोज करता है। यानी कि कचरा को, गार्बेज को या अंदर रखकर रिसाइकलिंग करता है, और रिसाइकलिंग करके क्या करता है कि जब जरूरत पड़ेगा नया कोशिका बनने के लिए, नए कोशिकांग बनना है, कोशिका का कोई अंग बनना है, इसमें से थोड़ा सा वो मटेरियल निकाल के, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जन्म ले लिया, उसी दिन आम का पेड़ लगा दो, 5 साल के बाद में दोनों की लंबाई देखो, क्या? अरे 5 साल के बाद में आम फलों देने लगा, अभी स्कूलों जाने में दिक्कत हो रहा है, क्या? तो हमने सेल डिवीजन किसमें ज्यादा देखा और बच्चा में? ऐसा ही एक दिन क्लास में बता रहे, एगो बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोला कि सर, हमारे घर में एगो बाबू आया तो दादी काकी ने तुलसी का पत्ता लगा, पेड़ लगा, और देखते कि बाबू आप तो बड़का हो गया है, अब तुलसी का पेड़ उतना ही छोटा है। अब बताओ, मनुष्य प्रजाति जो है विकसित जाती है ना जी, विकसित जीव है कि नहीं? अब विकसित जीव की तुलना हम किससे करेंगे? घास से नहीं, तो इसलिए तुलना भी करनी है तो थोड़ा सा, अगर वो उधर विकसित है तो इधर कर। हम कहे कि देखो उस दिन बउआ तुम्हारे घर में हुआ था ना, और उसी दिन तुम्हारे पड़ोस में वो चूहिया जो है सो बच्चा थी, अब तो हाथी हो गया होगा। नहीं, तो कंपैरिजन करना है तो ऐसा कंपैरिजन करो जिसमें दोनों में कुछ समानता, ठीक है, तालमेल, ठीक ना? तो पता चला कि यह किसमें ज्यादा पाया गया। इसी तरह से यहां पर वो चमकता हुआ आकृति आपको नजर आएगा, इसका नाम है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम, उसको हम लोग तारक काय भी कहते हैं, तारक काय, हाँ लिख देते हैं। चलिए लिखे, इसके खोज करता थियोडर बोवेरी। अरे तू को और है, खत्म कर देते हैं, इसके बाद कल डिवीजन पढ़ा देंगे, सेल डिवीजन, फिर फिगर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है? जिसको जाना है चले ना, क्या दिक्कत है? जाने वाला तो वही जा सकता है जो पढ़ लिया होगा, ठीक है? देखो थियोडर
मन में टारगेट नहीं होगा क्या कर पाओगे? पढ़ाई जब शुरू करो तो टारगेट लेके चलोगे ना कि हमको याद ये कंप्लीट कर लेना है, लटकते जाओगे, तो लटकते हुए जाओगे तो बीच स्टेशन भी रुक सकते हो। टारगेट लेके जाओगे तो एकदम जहां जाना है वहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो जब भी पढ़ाई शुरू करो तो एक टारगेट ले लो। तुम घरे भी पढ़ो, पढ़ने के लिए ये टॉपिक हमको चाहे जैसे भी हो याद करके लिख लेना, और ये हिम्मत रखोगे तब देखो चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े नहीं। तो उस तरह का अगर आप टारगेट लेके बढ़िएगा तब जाके आप होगा नहीं। अब आज वो क्लास में एक बच्चे को पढ़ा रहे, रिस्पायरेशन बता रहे, हमने कहा कि देखो मनुष्य सांस में सबसे ज्यादा कौन गैस छोड़ता है? ये तो अगर प्रश्न पूछ सुनो, पूछता है कि सर कहां से छोड़ता है? आप बताइए, तब आगे लिखो थियोडर कोबरी, देखो थियोडर कोबरी, या केवल या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो केंद्रक के पास अवस्थित होता है, केंद्रक के पास अवस्थित होता है। इसका मुख्य काम कोशिका विभाजन के समय तरकू धागे लिखते हैं आज, तरकू धागे और तारक रश्मि एस्टल रेस, तरकू धागे या एस्टल रेस का, हाँ, तारक रश्मि या एस्टल रेस का निर्माण करना, जो कोशिका विभाजन के समय देखा जाता है। अब देखिए, आप लोग कोशिका विभाजन में एक चीज देखा होगा, देखो यहां अगर ये कोशिका यहां पर तक आ गया एस्टल में, ठीक है, और देखिए यहां पर आप देखिए तो ये जो नजर आ रहा है ना, यही है धागा, यह कोशिका का विभाजन हुआ, और कोशिका के विभाजन में ये बीच वाला जो है सो यही क्रोमोसोम्स है, क्या है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्र जो है सो सटा हुआ है किससे, स्पाइंडल फाइबर से, इसका नाम है स्पाइंडल फाइबर, और जो किरण निकला इसी किरण का नाम है एस्ट्रल रे, इसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रे। तो एस्ट्रल रे का हिंदी तो पहले ही बोल दिया है तारक रश्मि, और स्पाइंडल फाइबर का हिंदी बोल दिया है तरकू धागे। तो अगर ये तरकू धागा नहीं बनेगा कोशिका का विभाजन नहीं, और कोशिका का विभाजन ही मत समझो, अनुवांशिक भिन्नता में भी अंतर हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तरकू धागे का निर्माण कब होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के समय ही तरकू धागे का निर्माण होता है। अब एक बात और ध्यान दो, बहुत कंफ्यूज करता है परीक्षा में हमारे विद्यार्थी, तरकू धागा जंतु कोशिका में बनता है कि पादप कोशिका में, कि दोनों में, दोनों में, किसमें बनेगा, एस्ट्रल रे, जंतु में कि पादप में कि दोनों में, तो आज सुन लो, केवल जंतु में पाया जाएगा एस्ट्रल रे, और स्पाइंडल फाइबर एस्ट्रल रे केवल जंतु में, और स्पाइंडल फाइबर दोनों में पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमको जरा सा एक चीज बता दो, किस कोशिका के अंग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहोगे? किस कोशिका के अंग को एटम बम कहोगे? किस कोशिका के अंग को पाचक ग्रंथि कहोगे? लाइसो। और किस कोशिका का अंग
नए कोशिकांगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे। लार्ज, कोई भी जंतु कोशिका गड़ा होने का कारण क्या है? ये कारण काम नहीं करेगा। सेल्यूलोज का बना होना, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। और प्लांट सेल में, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होगा कि नहीं होगा? और एनिमल में? दोनों में होगा। लेकिन प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहोगे? और एनिमल सेल का? एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण, चलिए